एक तो है first group is your alkali metals, so that is going to be lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Francium being radioactive, you know. And alkaline earth metal, so beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. ठीक है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है सेकंड ग्रुप, एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप। तो पहले फर्स्ट ग्रुप को पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रुप्स क्या है, जितने भी एस ब्लॉक है सारे मेटल्स बोले जाते हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स को सॉफ्ट मेटल भी बोलते हैं क्योंकि दे कैन इजीली कट बाय नाइफ, और इसका रीजन है ये है कि ये इनके बीच में पुअर मेटेलिक बॉन्डिंग है या फिर वीक मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो जब हम मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो आई हैव टोल्ड यू, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक बॉन्डिंग है दो, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन and that is, so as the number of valence shell electron will increase, the metallic bond strength will increase। तो यहाँ पे तो एक ही है आउटर मोस्ट सेल में सब में, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग है ना बहुत वीक होगी इसीलिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे साइज, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग होता क्या है, दो मेटल एटम, दो कर्नेल्स है ना, इफ यू कैन रिकॉल देन दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपार्ट फ्रॉम दैट इज कर्नेल है ना, बाकी सबको कर्नेल बोलते हैं। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे है ना, तो दिस इज, इफ आई एम गोइंग टू राइट देन इट इज कर्नेल, जिसमें न्यूक्लियस एंड बाकी है ना इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है, और ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज गोइंग टू शो यू मेटेलिक बॉन्डिंग एज द साइज इज गोइंग टू इंक्रीज है ना, इलेक्ट्रॉन की इस कर्नेल से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग कम होती जाएगी। ठीक है, ये सब सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है ना। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखेंगे तो रेडियाई है ना, एटॉमिक रेडियाई जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटेगी, लाइक दैट। फिर इनमें एक बात और आती है कि इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होती है। इफ यू आर गोइंग टू बर्न दीज मेटल्स यू विल बी सीइंग सम कलर। जैसे लिथियम की फ्लेम टेस्ट, इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लेम टेस्ट। लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, ये रेड वॉयलेट, एंड दिस इज ब्लू। जैसे इनका एक है ना कलर आता है, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट कि ये कौन से वाले मेटल हैं। सो यू कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेम टेस्ट। ठीक है, एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे ऊपर हैं, कभी मतलब उससे रिएक्ट कर सकते हैं, वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं, like that। ठीक है, इनके कुछ कुछ बारे में देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन, राइट। S block elements of the periodic table shows in the last, ठीक है, accommodate 2 electrons, group 1 group 2। तो ये ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें आगे चलते हैं, कुछ नहीं है। फ्रांसियम is highly radioactive, longest lived isotope, has a half life of only 21 minutes। तो ये थोड़ा ऐसे ही जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, NS1 होगा फर्स्ट ग्रुप का और NS2 होगा सेकंड ग्रुप का। Lithium, beryllium, the first element of group 1, group 2 respectively exhibit some property that which are different from other member, that is called anomalous behavior। So anomaly is present, right? Lithium is going to have diagonal relationship with magnesium and beryllium has diagonal relationship with aluminium। तो इसकी प्रॉपर्टी अपने अपने ग्रुप से थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती हैं, राइट। If these anomalous properties they resemble the second element of the
following group, right? So lithium is behaves as magnesium, similar to magnesium, and beryllium to aluminium. Thus, lithium shows similarity to magnesium and beryllium to aluminium in many of their properties. This type of diagonal similarity is commonly referred as diagonal relationship. तो देखो इसी से हम बोल सकते हैं कि देखो एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, बेरिलियम के भी ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे, राइट? ठीक है, इस तरह से। या फिर लिथियम की लिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि लिथियम के कार्बोनेट्स को अगर हीट करोगे तो देन यू आर गोइंग टू गेट Li2O plus CO2, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की तरह। If you are going to heat then this is oxide plus CO2, बट अगर आप Na2CO3 को हीट करोगे तो फिर यहाँ कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। सो देयर आर मेनी एग्जांपल लाइक दिस, है ना? जैसे कार्बोनेट सबसे फेमस है, फिर नाइट्रेट में भी ऐसा ही है, यहाँ NO2 और O2 मिलता है। हियर इन दिस केस वी हैव ऑलरेडी सीन कि NO2 नहीं मिलता है, राइट? तो सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्राइट बन जाएगा। The diagonal relationship is due to the similarity in ionic size or the charge by charge by radius ratio, size ratio of elements. ठीक है, monovalent potassium, monovalent sodium and potassium ions and divalent ये calcium ions are found in large proportion in biological fluid. अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखो भाई K plus Na plus and Ca2 plus and Mg2 plus अपनी बॉडी में, है ना, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में रहते हैं। तो ये शायद आपको पता होगा, एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप इन अवर बॉडी, ठीक है, राइट? तो उसमें वो आता है सोडियम एंड पोटेशियम का मूवमेंट जो है हमारे न्यूरॉन्स और ये कैन से कि जो मैसेज पास होता है हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यू माइट बी हैविंग दिस आइडिया ऑल्सो कि कुछ लोग जिनके अंदर ये सॉल्ट वॉल्ट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उनके, है ना, उनके जो लेट्स से नर्वस सिस्टम है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है? तो सम पीपल आर लेट्स से टेकिंग स्पेशल, लेट्स से, हाँ, स्पेशल केयर उसके लिए रखनी पड़ती है, राइट? 10th में पढ़ा था ना सोडियम पोटेशियम पंप, गुड। तो सोडियम पोटेशियम पंप, राइट? These ions perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction. तो होता क्या है, अपनी बॉडी में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इन आयंस के मूवमेंट के कारण, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस वो बहुत थोड़ा होता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पांसिबल फॉर नर्व इंपल्स एक्चुअली। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी नो दैट पार्ट। चलो आगे चलते हैं। हेलो सर। हाँ और सर आपने वो Al2O3 और बेरिलियम का क्या बोला था? एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके सर। एम्फोटेरिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, है ना, टॉप टू बॉटम इट इज गोइंग टू इंक्रीज। Okay, increase in atomic number, so it is continuously increases down the group. Ionization energy decreases down the group. इनकी ionization energy काफी कम होती है, and that's why जो lower let's say metals हैं, potassium, rubidium and cesium, they also behave as, है ना, they also used in photoelectric effect, है ना? तो ये आसानी से देते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्यों? क्यों? इनका आयनाइजेशन एनर्जी इतना कम है, राइट? तो इनका वर्क फंक्शन भी कम होगा। डिफरेंस क्या है वर्क फंक्शन एंड आयनाइजेशन एनर्जी में? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि K गैस से K प्लस गैस, राइट? वर्क फंक्शन क्या है? सॉलिड, है ना, पोटेशियम सॉलिड मेटल है कहीं पे, तो K प्लस सॉलिड। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, ये वर्क फंक्शन हुआ। तो हम ये कह रहे हैं जब ये कम है ऑब्वियसली ये भी कम होगा, राइट? सो वर्क फंक्शन बहुत कम है, दैट्स व्हाई इजीली इन सनलाइट इटसेल्फ इट शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ द, राइट, ओके,
तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज बाय साइज रेशियो। ठीक है, तो बस इनकी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी। सो दैट यू कैन सी, है ना, hydration enthalpy is decreasing down the road, right? Halide plus has maximum degree of hydration and for this reason lithium salts are mostly hydrated. तो ये बात याद रखनी है ये बात याद रखनी है कि जो है ना ये एनोमलस बिहेवियर है एक तरह से, ठीक है, बिहेवियर है कि जो हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स है जैसे NaCl है, that is not, it is not hygroscopic in nature. So it does not absorb, let's say pure NaCl does not absorb water. NaCl, I'm not talking about NaOH. NaOH absorb water, but NaCl does not. इसीलिए अगर आपके घर में अगर प्योर सॉल्ट है and if you want to क्रॉस चेक कि ये सच में प्योर है, तो वो है ना, आप उसका डिब्बा अगर खुला भी रख दोगे तो भी उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है MgCl2 की, है ना, MgCl2.6H2O बनाता है। सिमिलरली LiCl सॉरी .2H2O बना रहा है। ये सब क्या है, they are catching, they are absorbing water from atmosphere. So these are hygroscopic in nature, ठीक है। Right. A maximum degree of hydration, for this reason lithium salt are mostly hydrated. तो उसमें मतलब ये पूछा भी जाता है कि कैन बी डिहाइड्रेट LiCl, तो क्वेश्चन है नहीं, है ना, वी कैन नॉट रिमूव वाटर इटसेल्फ। क्यों, क्या होता है कि वो जो वाटर में है उसमें वो सॉल्युबल भी है, तो एक तो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और दूसरा होता है उसमें, है ना, मतलब हाइड्रोलाइज भी हो जाना। तो LiCl के साथ यही होता है, so you cannot easily, let's say, dehydrate these salt because these are going to be hydrolyzing in that water also. So heating is useless, yes, right, मतलब आप नहीं हटा सकते उसको इतनी आसानी से, वाटर मतलब हीट करके नहीं निकाल सकते। So there is a term for that, is called deliquescence. Deliquescence means, hygroscopic means they are going to absorb water, and deliquescence means they are going to absorb and hydrolyze in it, you know, dissolve in it, ऐसा करके, ऐसा। आई थिंक यही होती है इसकी स्पेलिंग, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। डेलिक्वेसेंस, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स, ओके, because of their large size and these elements have low density. It increases down the group from lithium to cesium. However, potassium is lighter than sodium. तो ये exception है, इसको याद रखना है। पोटेशियम जनरली क्या होगा, है ना, डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो मास बढ़ेगा एंड वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है, बोथ आर इंक्रीजिंग, है ना, बट मोस्टली मास डोमिनेट्स ओवर वॉल्यूम, दैट्स व्हाई डेंसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, है ना। सो एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी व्हिच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम व्हेन वी आर गोइंग, है ना, पोटेशियम का साइज एकदम से बढ़ जाता है ना, बिकॉज ऑफ 3D सीरीज, 3D सबसेल। तो हम कहते हैं इसका साइज एकदम से बढ़ गया इसके कारण, है ना, इसके वॉल्यूम के कारण इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया और मास का इफेक्ट कम हो गया, इसलिए इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, तो ये याद रखना है। सो पोटेशियम इज हैविंग लाइटर डेंसिटी देन सोडियम। द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स आर लो, indicating weak metallic bonding due to the presence of only a single valence electron in them.
ठीक है। The alkali metals and their salt impart characteristic color to oxidizing flame. किसका एक बार रीजन बताना है आपको इस बात का कि डेंसिटी, तो डेंसिटी में क्या हुआ, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अब दो फैक्टर है, दोनों बढ़ रहे हैं, सो द क्वेश्चन कम्स व्हिच डोमिनेट्स। जो फैक्टर बढ़ेगा उसके हिसाब से डेंसिटी चेंज होगी, तो मास डोमिनेट्स, तो मास बढ़ रहा है इसका मतलब डेंसिटी बढ़ रही है। तो डाउन द ग्रुप इफ यू आर गोइंग मास इज इंक्रीजिंग सो इज द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है these elements have low density which increases down the group. तो लिथियम टू सीजियम ये डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि मास बढ़ रहा है। पर सोडियम और पोटेशियम में एक्सेप्शन है। क्यों? पोटेशियम में साइज बड़ा हो जाता है एकदम से बिगर, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में, मतलब सॉरी, थर्ड पीरियड का एलिमेंट ये है और ये फोर्थ पीरियड का है, राइट। तो इसमें 3D के कारण 4D के कारण इनके साइज कारण साइज ज्यादा आता है एकदम से, साइज डिफरेंस समझ लो, ठीक है। ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, एकदम से इसमें साइज बढ़ जाता है, तो साइज का डिफरेंस ज्यादा आता है इसके लिए। अब इसमें एक इन्होंने बताया कि इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब भी कलर आएगा तो आपको क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो विजुअल रीजन में, ठीक है। अगर ये विजुअल रीजन में होगा तो कलर दिखा देगा। सो दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द outermost orbital electron to higher energy state, ठीक है। When the excited electron comes back to the ground state, there is emission of radiation in visible region. तो जब ये एनर्जी का डिफरेंस विजिबल रीजन में होगा तो फिर ये फोटोन जो निकलेगा वो सब विजिबल रीजन का निकलेगा, राइट। ये दो बातें याद रखनी है। अब इसमें कलर लिखा हुआ है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्रिम्सन रेड है ना, और सोडियम का येलो, वॉयलेट, रेड वॉयलेट एंड ब्लू, ठीक है। तो इसको कुछ है ना शॉर्ट में आप बना लो, CR by क्राई, VRV, वी राइट बैक ना, क्रिम्सन रेड येलो, वॉयलेट, रेड वॉयलेट, आर से याद रहेगा ब्लू। you can convert into anything, right? any let's say mnemonics खुद से भी बना सकते हो क्योंकि छोटा सा है, ठीक है। alkali metals can therefore be detected by respective flame test and can be determined by flame photometry or atomic absorption spectroscopy, ठीक है। these elements when irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom lose electron. Why there is not regular pattern wavelength of radiation emitted, मतलब टेबल, अब ये एक बार देखना पड़ेगा कि why this like this and this है ना, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, ये बात सही है। तो नहीं, मतलब इसको ऐसे आसानी से तो नहीं रिलेट कर पाएंगे कलर वाली बात को, दैट यू हैव टू सी कि कौन से लेवल पे जा रहा है, राइट। एक्साइटेशन कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज गिवन। कलर बस याद रख लो और कुछ नहीं है। yes there is no regular, let's say यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है फिर बढ़ रहा है, राइट। so you cannot comment on energy level also.
ओके, एनीवे एटॉमिक नंबर हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजिंग है ना, दिस इज आल्सो डिक्रीजिंग, साइज बढ़ेगा तो, मेटेलिक रेडियाई, ओके, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अच्छा गुड क्वेश्चन है ये, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, कि जैसे अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब हम बात करें, तो डाउन द ग्रुप एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस their boiling point melting point increases, but if you are going to see over here in these metals, if you are going down the group, their melting point is and boiling points are continuously decreasing, and the question is why? बताओ भाई, why it is happening? रीजन मैंने बता दी, मेटालिक बॉन्डिंग वीकर होता है, करेक्ट, तो मैंने अभी आपको रीजन बता दिया था कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो वीक होती जा रही है, जैसे जैसे मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती जा रही है, एंड मेटेलिक बॉन्डिंग हैज नथिंग टू डू विद मास और सरफेस एरिया, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द इंटरेक्शन बिटवीन कर्नेल एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे. Now if you are going to see density also down the group it is increasing, but there is a exception है ना between sodium and potassium, ठीक है, सोडियम का ज्यादा है डेंसिटी पोटेशियम से, then it is increasing down the group. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये आपको पता है सबसे ज्यादा लिथियम के लिए होता है, इसीलिए लिथियम इज द बेस्ट लेट्स से रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, लिथियम का सबसे ज्यादा आता है, और इन सब में सबसे कम सोडियम का है, मतलब ज्यादा का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम का है, और सबसे कम ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 3.04, 2.714 ऐसे पॉजिटिव में लिख देंगे, तो सबसे ज्यादा जो है वो लिथियम का आता है, और फिर सबसे कम पोटेशियम का आता है. कुछ यहाँ पे वैल्यू मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इन अदर सोर्सेज आई हैव सीन समवेयर 2.99 समवेयर, ठीक है, एनीवे यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो ऐसे चलता है, लिथियम अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल if we are going to see, or we are going to see reducing let's say nature, so reducing nature का जो ट्रेंड है वो ऐसा है, लिथियम फिर सीजियम फिर उल्टा मतलब है ना, सीजियम के बाद आएगा रुबिडियम फिर पोटेशियम फिर सोडियम ऐसा, बट लिथियम का एक्सेप्शनली हाई क्यों आता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये वाला मैं डायग्राम कई बार बनवा चुका हूँ, सो यू कैन रिकॉल मेटल सॉलिड से मेटल M+ एक्वस जा रहा है, सो यू हैव टू सी सब्लिमेशन एनर्जी, you have to see ionization energies and you have to see hydration energy, ठीक है, तो लिथियम के लिए एक्सेप्शनली हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आती है, these are going to overcome on these two factor, इसलिए लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है. अब आती है बात केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका भी देख लेना, और अगर कोई रिडक्शन पोटेंशियल का नेचर पूछेगा तो उल्टा, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऐसे कुछ कोई पूछता है. अब वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है, गुड. केमिकल प्रॉपर्टीज, सो जो आर वेरी हाईली रिएक्टिव, वी नो दैट पार्ट, तो अगर इनकी रिएक्शन एयर से होती है देन दे आर गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड, तो कोई भी लेट्स से मेटल होगा, राइट, तो कोई भी मेटल है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, एंड इफ हैवियर एल्कली मेटल्स हैं तो वो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो जैसे लिथियम है, lithium is going to react with air, then it forms lithium oxide plus lithium nitride, so this is anomalous behavior,
कि ये एयर से रिएक्ट कर रहे हैं. एयर इज नथिंग बट O2 and N2, so it reacts with oxygen as well as nitrogen. But let's say sodium is reacting with air, then it is going to form oxide Na2O and peroxide. ये peroxide भी बनाता है. एंड बाकी के पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम अगर एयर से रिएक्ट करेंगे then they are forming superoxide KO2. They are going to form like this KO2. These are superoxide. तो यहाँ पे तीन बातें मतलब आ गई एक तरह से. इसके लिए ऑक्साइड, एंड दिस इज एनोमलस बिहेवियर कि नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर ले रहा है. एंड दिस इज सिमिलर प्रॉपर्टी विद मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की अगर एयर से रिएक्शन होगी तो इट इज गोइंग टू फॉर्म MgO and Mg3N2 नाइट्राइड बनाएगा. ठीक है. And so this is anomalous behavior. And over here comes कि ये oxide और let's say super oxide, peroxide कैसे बन रहे हैं. तो here comes let's say this logic कि जैसे जैसे size बढ़ता है ना, जैसे जैसे size बढ़ता है, as the size is increasing from lithium to let's say sodium, potassium, rubidium, cesium, जैसे जैसे size बढ़ रहा है वैसे वैसे टू स्टेबलाइज दैट है ना, एनायन जो है वो आपका जो है वो उसका भी साइज बढ़ना चाहिए. राइट. तो ये लिथियम और सीजियम में यहाँ पे टेंडेंसी जो है वो बड़े एनायन की हो जाती है. इसका साइज बड़ा है इसलिए दे हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड. ठीक है. यहाँ पे राइट इसके कंपैरिजन में. So this is over here. If you are going to see, then यहाँ पे दो लिथियम है एक ऑक्सीजन के with respect में, and if you are going to go there then Ni2O2 है ना, दो सोडियम है दो ऑक्सीजन मतलब right, 1 with respect to 1 हो गया. और if you are going to go with cesium O2 then there is a 1 with respect to 2. तो दो ऑक्सीजन के respect में 1 कैटायन है. right. तो ये साइज बड़ा होता जा रहा है. जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है राइट, इसको इस तरह से देखोगे तब आपको आइडिया लगेगा, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज है ना कि कैसे साइज बढ़ रहा है ना. तो इसका साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक कैटायन के कंपैरिजन में दो ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ एक कैटायन के कंपैरिजन में एक ही ऑक्सीजन चाहिए लाइक दैट. तो इसके कारण क्या होता है जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो एनायन का साइज भी ज्यादा होना चाहिए टू अकोमोडेट दैट कैटायन है ना. To accommodate that cation इसका साइज भी बढ़ना चाहिए. और you can say have high lattice energy. अगर मान लो कंपेरेबल साइज होंगे उनके तो पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा होगा कंपेरेबल साइज होने के कारण, और उनकी लाइटेस्ट एनर्जी भी अच्छी होगी, ज्यादा आएगी, मतलब स्टेबल रहेंगे. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इज द रीजन. रीजन क्या है? स्टेबिलिटी. साइज जो है वो कंपेरेबल है तो उसके कारण पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा आ रहा है. पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा होने के कारण है ना यू कैन से स्टेबिलिटी मोर है. ठीक है. तो द स्टेबिलिटी इज द फैक्टर. लैटिस एनर्जी भी एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. लैटिस एनर्जी को मत देखो. स्टेबिलिटी इज कमिंग ड्यू टू हाई पैकिंग फ्रैक्शन. ये थोड़ा सा ध्यान रखना. एक मिनट. हाई पैकिंग फ्रैक्शन. दो कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताए, एक तो ये कि अगर इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर द साइज लाइक दिस देन यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज कि यार ये बड़ा कैसे हो गया इसके कंपैरिजन में, because it is 2 minus and this is -1. Then I have told you the relation you have to see 1:1 and 1:2. ठीक है. ये 2 माइनस पे 2 कैटायन है, यहाँ पे 1 कैटायन है. राइट. And that's how as the size is increasing packing fraction यहाँ पे इसका ज्यादा अच्छा होने लग जाएगा. पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये स्टेबल हो जाता है ना. इसको इस तरह से आप समझ लो. दो द लैटिस एंड पैकिंग फ्रैक्शन होने अच्छा होने के कारण लैटिस एनर्जी भी अच्छी आती है, बट द लैटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. लैटिस एनर्जी होता है Z + Z - पाई R++ R- है ना होल स्क्वायर. तो आप कहोगे साइज अगर बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी तो घटनी चाहिए, देन यू विल गेट कंफ्यूज. तो मैंने ये वाली बात इसलिए हटा दी. ठीक है. सो यू जस्ट गो विद द हाई पैकिंग फ्रैक्शन.
चलो देखते हैं. The alkali metals tarnish in dry air due to formation of their oxides, which in turn reacts with moisture to form hydroxide. ठीक है, तो ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से होगी तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. They burn vigorously in oxygen forming oxides. Lithium forms monoxide, sodium forms peroxide, and other metals form superoxide. The superoxide ion is stable only in the presence of large cations. So I have given you the reason. सोडियम के साथ इसकी होगी तो पेरोक्साइड बन गया, ये सुपरऑक्साइड. सुपरऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं. दिस इज द ओनली एनायन which is having unpaired electron. So these are paramagnetic and unpaired electron के कारण, and that's why they are also having color. है ना, peroxide में unpaired electron नहीं है, oxide में unpaired electron नहीं है, cation में unpaired electron नहीं है ना, Na+. These all are having paired, let's say total paired electron. There is no unpaired electron, है ना. inert gas configuration है इनका भी inert gas configuration. सबके पास इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे हैं. तो यहाँ पे ये याद रखना है स्पेशल बात कि superoxide is going to be paramagnetic, and it is going, because of its single electron, it is going to be unpaired electron, it is going to be colored. In these oxides, the oxidation state of alkali metal is +1. Lithium shows exceptional behavior in reacting directly with nitrogen of air to form nitride. Because of their high reactivity towards air and water, they are normally kept in kerosene oil, है ना. तो ये जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए ये, है ना, they are going to, let's say, kept in kerosene oil. जो हमने white phosphorus पढ़ा था, that we are keeping in water, and this we are keeping in kerosene, क्योंकि ये पानी से भी रिएक्ट कर लेता है. ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनेगा. तो अगर मान लो इसमें ये भी रिएक्शन आती है कि let's say we are going to put them into water, क्या होगा, है ना, what is going to happen? Let's say, so if Li2O is there, and if you are going to put in water, it's going to convert into LiOH. If we are having Na2O2 and if we are going to put into water, then it is going to form NaOH. Sorry, NaOH. Combination reaction, yes. 2 NaOH plus this is going to form half O2. And if we are going to have KO2 plus H2O, then this is going to form KOH, 2, let's say. 2 KOH. अभी कितने हो गए हैं? प्लस H2O2, ठीक है, राइट. एंड अब कितना बचा यहाँ पे? 2, 4, and then O2, like this. ठीक है, राइट. सो इट लुक्स बैलेंस, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे बस ये भी है कि ये H2O2 और reaction with water. So superoxide and peroxide, mainly superoxide, these are going to give you oxygen. Peroxide भी ये oxygen दे रहा है, ठीक है. So इसीलिए सबमरीन्स में, है ना. अब ये देखो, ये इनमें एक और कैपेबिलिटी होती है कि they can absorb CO2 also. So this is going to form K2CO3, right, and then it is going to give you O2. 2 K हो गए और ये कितने हो गए? 4 और 2 6 हो गए ना, तो 3/2. So there is also, let's say, this property of superoxide, they can absorb CO2 and water.
एंड रिलीज O2। सबमरीन जो होती हैं उनमें काफी टाइम तक वैसे आप है ना सरफेस पे नहीं आ पाते हो, जैसे वॉर की सिचुएशन हो, सो दे आर कीपिंग दिस है ना बैग्स ऑफ सुपर ऑक्साइड इन सबमरीन्स व्हिच इज गोइंग टू एब्जॉर्ब CO2 एंड विल गिव O2। ठीक है, तो ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया सुपर ऑक्साइड का। हाँ, इसको आप डिकम्पोज कर लो, हाँ राइट, H2O2 डिकम्पोज और हो जाएगा H2O प्लस, राइट, यस, ये हो सकता है बिल्कुल फर्दर। सो यहाँ पे बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, चलते आगे, राइट, ये हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो द एल्कली मेटल्स मिक्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। क्यों? बहुत रिएक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन को क्या करेगी, रिड्यूस कर देंगी, है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगी तो मेटल मिलेगा और H2 गैस मिलेगी, राइट। इट मे बी नोटेड दैट लिथियम हैज मोस्ट, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन आता है कि दो लिथियम जो है वो उसका रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर है लिथियम, है ना, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, राइट, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, या फिर यू कैन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। फिर भी लिथियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो उसकी काइनेटिक्स, है ना, काइनेटिक्स मतलब उतनी रैपिडली ये रिएक्शन नहीं होती है जितनी रैपिडली पोटेशियम या सोडियम के साथ होती है। सो लिसन द क्वेश्चन अगेन, ठीक है, दो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, but whenever lithium is going to react with water, let's say, ठीक है, the reaction is not that vigorous, that is let's say vigorous with let's say potassium or let's say rubidium, इन सबके साथ जितनी vigorous reaction होगी उतनी reaction यहाँ vigorous नहीं है। So this is the question। तो रीजन क्या है यहाँ पे? तो पहले तो आप यही समझ सकते हो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, विच इज टेलिंग अस थर्मोडायनेमिक्स, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा है उससे डेल्टा जी पता चलेगा, इट इज नॉट सेइंग अबाउट काइनेटिक्स, तो ये कंपैरिजन ही गलत है। फिर समझते हैं कि इसका लेट्स से रेट क्यों ज्यादा है। वी नो दैट्स कि अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, बट कहाँ जल्दी निकलेगा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आंसर पे आते हैं। पोटेशियम के साथ क्यों जल्दी निकल जाता है, तो होता ये है जैसे जैसे ये रिएक्शन हो रही है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लेट्स से, है ना, डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो नेगेटिव है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ये हीट निकलती जा रही है जैसे जैसे पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है QH और हाइड्रोजन, इसलिए, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज सफिशिएंट टू मेल्ट दिस पोटेशियम। क्यों? अभी आपने देखा था पोटेशियम का सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और सब्लिमेशन एनर्जी भी कम है ना, तो लेट्स से वी कैन से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना, फ्यूजन एनर्जी भी कम है ना, डेल्टा एच फ्यूजन भी कम है और सब्लिमेशन भी कम है, तो वो इतना कम है कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण ये लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट होने के फिर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, राइट, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ या वेपर में कन्वर्ट हुआ तो सरफेस एरिया बढ़ा, मोर इंटरेक्शन, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स now interacting with water, and that's why the rate of reaction is very fast, very high। तो ये इसका रीजन है, ठीक है। So it may be noted that although lithium has most negative का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा, राइट, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, its reaction with water is less vigorous than that of sodium, यहाँ इन्होंने सोडियम लिखा है, कोई बात नहीं, तो सोडियम से भी कम ही होगा, which has the least let's say electrode potential, ठीक है, among the alkali metal। This behavior of lithium is attributed to its small size and very high hydration energy। तो ये जो behavior है वो तो इन्होंने electrode potential को बता दिया, right। Other metals of group reacts explosively with water। तो जो पोटेशियम वगैरह है इनके कारण एक्सप्लोसिवली रिएक्शन हो रही है, बहुत तेज हो रही है, एंड द रीजन दे हैव नॉट गिवन केप्ट प्रॉपर्ली, वो रीजन था ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने जो स्मॉल साइज और हाई हाइड्रेशन एनर्जी दी है वो तो रीजन हो गया कि मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों है, राइट। दे आल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल गैसेस अमोनिया एंड एल्काइंस। तो जिनके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा सबसे रिएक्ट करेंगे, है ना, अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है
अमोनिया के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एल्काइंस के पास टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, रिएक्टिविटी विद सोडियम और एसिडिक हाइड्रोजन वाली, कि सोडियम की रिएक्शन होगी तो ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन, है ना, निकल जाएगी। ठीक है, बस समझ में आ गई कि ये क्यों विग्रसली रिएक्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज हीट इज evolving, that heat is sufficient to melt or vaporize the metal, and because of that surface area will increase. Okay, activity towards the dihydrogen, so we have already seen कि ये है ना ionic hydride और saline hydride बनाएंगे। all the alkali metals hydrides are ionic solid, और इसी अगर वो ionic solid है तो उनका melting point हाई होगा, राइट। ठीक है, देन द पेरेंट मेटल इटसेल्फ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम सोडियम की बात करें और सोडियम हाइड्राइड की बात करें, है ना, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा ऑब्वियसली, इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग, तो आयनिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये ज्यादा रहेगा। एक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, तो हैलोजेंस भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, एंड एल्कली मेटल्स आल्सो रिएक्टिव, तो इनके साथ ये सब क्या बनाएंगे? आयनिक सॉल्ट। तो एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली with halogens to form ionic salt, ionic halide. However, lithium halides are somewhat most covalent. ये क्यों बोला गया लिथियम के हैलाइड क्यों है मोस्ट कोवेलेंट? क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, फजान्स रूल। So it is because of high polarizing capability of lithium ion and the destruction of electron cloud of the anion, ठीक है। The lithium plus ion is very small in size, ठीक है, polarization ज्यादा हो गया, has high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion. Since anions with the large size can easily be distorted among halides, lithium iodide is most covalent in nature, ठीक है। तो बहुत vigorously ये लोग ये बनाते हैं halides, ओके। reducing nature, तो ये हम पढ़ चुके हैं reducing nature, राइट, ठीक है। तो चलते हैं, ये तीनों बातें बता चुके हैं। lithium is the most reducing. The highest hydration enthalpy which accounts for high negative value and its reducing power, ये lithium के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन 1.36, 0.53, 0.79, -2.71, -3.4. Arrange the following ions in decreasing order of reducing strength. तो reducing strength के लिए क्या देखना है हमको? reducing strength, reducing power के लिए पॉजिटिव, इनका उल्टा साइन देख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आगे ये ऑर्डर, ठीक है, चलते हैं आगे। फिर उल्टा, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका पहले एक ऑर्डर लिख लो, है ना, हाई टू लो, और जिसका लो हो वो सबसे अच्छा हो गया, है ना, +2 माइनस। हाँ, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी थी कि हाँ I2 लिखेंगे कि I- लिखेंगे, वो यू हैव टू थिंक, राइट। सो व्हेन वी आर सेइंग अबाउट रिड्यूसिंग पावर, दैट मींस वी वांट दैट इट इज गोइंग टू रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो I2 लिखेंगे तो ऑक्सीडाइज वाली बात नहीं हुई ना, I2 to I-, सो दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग I- and Cl-। Cl- will reduce others and will oxidize itself, so Cl- to Cl2. So reducing power Cl- की देखेंगे कि Cl2 की, Cl- की ऐसे। Pollution in liquid ammonia, ये थोड़ा important है, इस पे एक दो क्वेश्चन भी आए हैं, राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता ये है कि जो अमोनिया सॉल्यूशन है, डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन है, उसके साथ एल्कली मेटल्स जो हैं, जैसे लिथियम में जो भी है, राइट, एल्कली मेटल्स, दैट इज गोइंग टू गिव यू, लेट्स से लिथियम जो है या फिर सोडियम जो है, लेट्स से सोडियम, दैट इज गोइंग टू गिव यू Na+ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Na गैस, ये गैस, ये इलेक्ट्रॉन। बट इसी Na को अगर अमोनिया में डाल दें, एंड इन अमोनिया, so then it is going to be Na+ ammoniated and this electron is ammoniated. इसका मतलब क्या है? This electron is surrounded by, let's say, ammonia molecule.
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अमोनिएटेड, जैसे सॉल्वेटेड होता है ना वैसे, है ना, इसको घेर लेगा चारों तरफ से, अमोनिया का अमोनिया के लेट से मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। So it is going to be look like a complex NH3 let's say whole X minus ऐसा। And this ammoniated let's say electron is responsible for paramagnetic nature, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, unpaired electron है, so it is responsible for paramagnetic nature and color. So blue color solution will be observed, paramagnetic nature and color, and that happens with dilute ammonia solution. ठीक है, थोड़ा सा as you are going to let's say है ना increase the concentration, if you are going to increase the concentration, the electrons, this ammoniated electron started to pair up, so the paramagnetic nature decreases as the concentration increases, the paramagnetic nature little bit decreases and color changes to blue to let's say ये थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाने लगता है। So this is a very good question, इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लेते हैं। The alkali metal dissolve in liquid ammonia giving the deep blue solution which are conducting in nature। ये conducting किसके कारण है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, ऐसे लिखा भी है इन्होंने M X plus Y, ये कुछ भी हो सकता है राइट, NH3, तो ये M NH3 whole X plus और ये E NH3 whole Y minus, this is called ammoniated electron. The blue color of this solution is due to ammoniated electron which absorbs energy in visible region of light, thus imparts blue color to the solution. The solution are paramagnetic and standing slowly liberated hydrogen and resulting the formation of amide। अच्छा, तो अब ये अगर इसको थोड़ा और टाइम के लिए रख देंगे राइट, तो फिर जो नॉर्मल रिएक्शन आपने देखी है ना एल्कली मेटल्स की अमोनिया के साथ, हम देख रहे थे एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ना, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था तो क्या बनता है NaNH2 प्लस हाफ H2। तो ये थोड़ी देर रखने पे या फिर हीट करने पे ये रिएक्शन होने लग जाएगी, वेयर AM डिनोट्स सॉल्यूशन इन अमोनिया, तो इसको बोलते हैं सोडामाइड। सोडियम इज रिएक्टिंग विद अमोनिया टू फॉर्म सोडामाइड, दिस इज सोडामाइड, आपने ये देखा है ना एज ए रिएजेंट NaNH2। एनीवे in concentration solution the blue color changes to bronze color and becomes diamagnetic। in concentrated solution है ना, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये पेयर होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने लग जाएगा, तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होने लग जाएगा, बिकम्स डायमैग्नेटिक एंड ब्लू कलर विल चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर। तो ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आए हुए मेंस में और एडवांस में। यूजेस आपको पता है? हाँ बोलो। सर वो इलेक्ट्रॉन को क्यों वो NH3 ये करता है, मतलब मुझे समझा नहीं। पोलराइजेशन मतलब सिंपल है, नेगेटिव चार्ज है को मतलब घेर लिया, जैसे हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन में क्या होता है कोई भी आयन है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं ना डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कारण, वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल से घेर लेंगे। अगर हम इसको हीट कर दें या फिर इसको थोड़े टाइम के लिए रख दें तो फिर ये जो नॉर्मल हमने रिएक्शन देखी है वो तो होगी ना एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, बट ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है एक तरह से कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो हाइड्रोजन पे जो डेल्टा पॉजिटिव है उससे वो अट्रैक्ट होता है। हाँ, फिर वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ रहेगा। ओके सर, बस यहाँ पे ये फीचर हुआ कि तो अगर मान लो सोडियम को अमोनिया में डाला तो अमोनिया का कलर जो है वो आपको ब्लू ब्लू दिखने लगा, जो सॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया, है ना। क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन ये हुआ कि ये इलेक्ट्रो जो अमोनिया जो है, अमोनिया के साथ सोडियम डाला हुआ है आपने, तो ये सॉल्यूशन कंडक्टर की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया। बट अगर हम देखें राइट यहाँ पे, तो यहाँ पे रीजन क्या आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ये रिस्पॉन्सिबल है इसके कंडक्टेंस के लिए, तो इसका जो इंक्रीज्ड कंडक्टेंस है वो है ना ये इस इलेक्ट्रॉन के कारण है।
गुड कंडक्टेंस के पीछे रीजन ये है। एनीवे नेक्स्ट इज यूजेस आप देख लेना, राइट। इसमें एक टर्म आता है टेट्रा इथाइल लेड, ये है TEL। टेट्रा इथाइल लेड पढ़ लिया कहीं पे, ऑर्गेनिक में आता है कहीं कहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में तो बनाते हैं, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। और ये हो गया टेट्रा मिथाइल लेड। ये कहाँ यूज होता था, है ना, टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड जो है वो यूज होते थे नॉकिंग, जो है नॉकिंग करने के लिए, वॉइस, राइट, फ्यूल में, ठीक है, नॉकिंग में। बट इसके कारण क्या होता था कि लेड जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में आने लग गया, एंड दिस लेड इज कॉजिंग प्रॉब्लम। तो अब ये तो हट गया है, बट बीच में इसका यूज बहुत था, है ना, लेड का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर यूज है एंटी नॉकिंग एडिटिव टू पेट्रोल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ से दीज एल्कली मेटल्स, ये ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इनके बारे में बात कर चुके हैं। फिर से वही है, combustion reaction in air, lithium forms mainly oxide, sodium forms peroxide, potassium cesium forms superoxide. The appropriate condition pure compounds are M2O, M2O2 and MO2 may be prepared. The increasing stability of the peroxide and superoxide as the size of metal ion increases is due to stabilization of large anions by large cations through lattice energy effect. ठीक है, तो जो मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन वाली बात बताई, these oxides are easily hydrolyzed by water to form hydroxide according to the following reaction. ठीक है, यहाँ पे ये M2O है वो आपका जा रहा है, तो ये N मतलब ये हो गया LiOH, और ये Na2O2 से H2O2, और यहाँ पे H2O2 and O2। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, ऊपर लिखा था दिस वी आर राइटिंग, तो यहाँ पे H2O2 आएगा, राइट, ठीक है, नॉट O2 डायरेक्टली। फिर ये H2O2 O2 में ब्रेक हो जाए, बट यहाँ पे H2 तो ये वाली रिएक्शन होगी। ऑक्साइड एंड peroxides आर कलरलेस व्हेन प्योर, द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो। इनका कलर क्यों आया, क्योंकि सुपर ऑक्साइड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। The super oxides are also paramagnetic. Sodium peroxide is widely used as sodium peroxide, Na2O2 is used as oxidizing agent in inorganic chemistry. Hydroxide which are obtained by reaction of oxide with water all are whitey crystalline solid. The alkali metal hydroxide are strongest of all the bases, dissolved freely in water with the evolution of much heat on the account of intense hydration. ठीक है, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी। तो हैलाइड्स के साथ एल्कली मेटल्स जो है वो हैलाइड्स बहुत ज्यादा बनाएंगे, राइट, और हाई ऑल आर हाई हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, कलरलेस टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्यों है, क्योंकि दोनों आयन और कैटायन जो आयन और कैटायन जो भी हैं दोनों, उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। They can be prepared by the reaction of appropriate oxide, hydroxide or carbonate with the aqueous hydrohalic acid. Hydrohalic acid means HX. तो आप किसी की रिएक्शन करा दो, राइट। All of these halides are having negative enthalpies of formation. तो ये जल्दी से बनते हैं, इनकी रैपिड लेट्स से फॉर्मेशन हो रही है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो the enthalpy formation values for fluorides become less negative as we go down the group. तो ये कह रहे हैं कि let's say we are going to go from lithium fluoride to, है ना, lithium fluoride to sodium fluoride, potassium fluoride, rubidium fluoride and cesium fluoride. The enthalpy of formation is and become less negative, मतलब कम let's say, है ना, कम let's say हो रहा है ऐसा, ठीक है, formation. And if we are going to see the opposite trend, let's say we are going to have lithium LiX, NaX, और यहाँ NaX जो है, X जो है वो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है, KX, RbX and cesium हैलाइड। तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। अब बताओ क्यों, व्हाई? दिस इज द होल स्टेटमेंट आई थिंक।
ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, while the reverse is true for enthalpy of formation of chloride, bromide and iodide. ठीक है, तो यहाँ पे ये नेचर उल्टा क्यों हो रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, why this is happening? Size difference. Because of size difference, this is one reason, good reason. तो यहाँ पे यही हो रहा है कि इनका साइज कंपेरेबल है, स्टेबिलिटी ज्यादा ना, ये छोटा, अभी मैंने आपको बताया था कंपेरेबल साइज होंगे तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। एंड सीजियम लेट्स से और सबके लिए क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का साइज बड़ा, इसलिए तो साइज के कारण स्टेबिलिटी आपकी फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा आ रही है। अंडरस्टूड? ठीक है, लेट्स से किसी भी मेटल के लिए हम बात करें, फॉर एनी मेटल, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम लेट्स से फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड के लिए है, ठीक है, और आयोडाइड के लिए सबसे कम होगी ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का है। वी आर टॉकिंग अबाउट इन मैग्नीट्यूड, है ना, विद मैग्नीट्यूड, नॉट विद द साइन, एक बात ये याद रखना है ना, वी आर नॉट कंपेयरिंग विद साइन, ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसके पीछे रीजन ये है ना, एक तो आप ये बोल सकते हो साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी आपकी कम होती जा रही है, एक रीजन ये आप ये आसानी से बोल सकते हो कि लैटिस एनर्जी आपकी कम होती जा रही है, तो इसके कारण। दूसरा ये है, दूसरा रीजन आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आयनिक करेक्टर भी कम होता जा रहा है, ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑल दोस थिंग्स आर बेस्ड ऑन मोर आयनिक करेक्टर, जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी इज द फैक्टर, तो यहाँ पे ये हो रहा है, राइट। सो दिस इज फॉर ए गिवन मेटल detached है, so down the group ionic character decrease होगा ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ये सब चीजें डिक्रीज होंगी ना। यस सर। सर तो मतलब फ्लोरीन में भी आयनिक कैरेक्टर नीचे जाती इंक्रीज होगा ना। हाँ, तो फॉर ए गिवन मेटल बोल रहे हैं, we are saying for a given metal, let's say we are talking about lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide, lithium iodide, cesium fluoride, cesium bromide, है ना, cesium chloride, cesium bromide ऐसे, cesium iodide, मतलब जो फ्लोराइड के केस में डाउन द ग्रुप वो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना। डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, पजांस रूल याद रखना है भैया, साइज, एक मिनट, हाँ, साइज ऑफ कैटायन, हाँ एक मिनट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, राइट, हाँ, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, करेक्ट। तो सर फिर वो ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइज डिफरेंस आ गया ना। अभी हमने आपको बताया था परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के बारे में, क्या बताया था, भाई लेट्स से सीजियम इज फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड, why it is not forming oxide and let's say उसके ऑक्साइड और peroxide उतने स्टेबल क्यों नहीं है जितने ऑक्साइड स्टेबल उसके सुपर ऑक्साइड है, why it is having tendency, वहाँ पे रीजन ये था कि उनमें कंपेरेबल साइज के थे, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही थी, बिकॉज ऑफ देयर कंपेरेबल साइज, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा, एंड दैट इज द रीजन ये ओवर हियर। तो या इसमें हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे साइज डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, इसलिए इसकी लेटिस एनर्जी घट रही है, ठीक है, एक रीजन, या फिर आयनिक करेक्टर से इसको देख सकते हैं कि भाई या डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनिक करेक्टर कम होगा, इसके कारण फॉर्मेशन जितनी आनी चाहिए या जितना हाई होना चाहिए उतना नहीं आया। फॉर्मेशन के फैक्टर लिख लो ना सारे, रुक जाओ, फॉर्मेशन के फैक्टर लिख लेते हैं, कौन सी वाली सीरीज, कौन सी वाली थी, बॉर्न हैबर्ट साइकिल, है ना, क्या थी, बॉर्न हैबर्ट साइकिल, लेट्स से रिमेंबर, NaCl सॉलिड, क्या क्या है फैक्टर, Na सॉलिड से Na गैस, Na गैस से Na प्लस गैस,
है ना। Cl2 से ये Cl गैस, बॉन्ड एनर्जी का आधा, ये क्या है सब्लिमेशन एनर्जी, ये क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या है लैटिस एनर्जी। तो इस सब पे है ना। इनफैक्ट लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज लाइक दिस, है ना। डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते, तो उल्टा है ना कि एक ऐसा लैटिस एनर्जी ऐसे ले लो, ठीक है, राइट। नाउ यू कैन सी कि ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो इन सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। लैटिस एनर्जी इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। आप लैटिस एनर्जी के बेसिस पे बोल सकते हो, राइट। एंड लैटिस एनर्जी इज बेस्ड, दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन द आयनिक कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए मैंने बोला या तो आप ये बोलो लैटिस एनर्जी का फैक्टर बोल दो कि डाउन द ग्रुप घट रही है, या फिर यू कैन से कि ये एक आयनिक कैरेक्टर भी इसमें कम होते जा रहा है, तो ये इसके कारण भी आप बोल सकते हो कि लैटिस एनर्जी वाला जो पार्ट है ना, उसका इंपॉर्टेंट रोल कम हो जाएगा, कोवेलेंट वाला आने लग जाएगा। तो enthalpy of formation always less negative from fluoride to iodide. The melting point, boiling point always follow this trend, fluoride, chloride, bromide, iodide. किसके कारण? enthalpy of formation के कारण, ठीक है। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग, लेट्स से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आयनिक करेक्टर, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसका रीजन क्या है? Ionic character. All these halides are soluble in water. The low solubility in LiF in water is due to its high lattice enthalpy. तो ये जो solubility वाली बात थी उसमें हमने बताया था जहां पे साइज डिफरेंस बढ़ेगा solubility बढ़ेगी। तो लिथियम फ्लोराइड भी लेस soluble है और सीजियम आयोडाइड भी लेस soluble। एंड जब उस टाइम पे केमिकल बॉन्डिंग बढ़ा रहे थे तो समझाया था कि दो फैक्टर होते हैं, एक है लैटिस एनर्जी फैक्टर और एक है हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज गोइंग टू टेल यू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। दोनों टॉप टू बॉटम घट रहे हैं, दोनों घट रहे हैं, लेकिन देखना ऐसा है कि किसमें डिक्रीमेंट ज्यादा हो जा रहा है, राइट। तो अगर लैटिस एनर्जी जो है वो स्टार्टेड टू डोमिनेट तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि लिथियम फ्लोराइड जो है उसकी लो सॉल्युबिलिटी आ रही है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और सीजियम आयोडाइड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी कम है। सीजियम आयोडाइड है ना बड़ा हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे तो हाइड्रेशन भी कम होता जाएगा। ये वाला, वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है ये। यस सर। है ना। सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू, फिर से जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट। So if you are going with this any, let's say mx, and you want to convert into m plus aqueous and x minus aqueous, the first challenge is you have to break this into ions. So m plus gas, x minus gas, that is called lattice energy. आपने पूरी lattice energy दी, इसको break कर, then you have convert into aqueous, that is hydration energy. तो जो ये डेल्टा एच रिएक्शन है, दिस डेल्टा एच रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दैट इज लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। इफ हाइड्रेशन एनर्जी स्टार्टेड टू डोमिनेट, अच्छा ये लैटिस एनर्जी पॉजिटिव इन नेचर है और ये नेगेटिव इन नेचर है ना। तो अगर ये ज्यादा हो गई तो ये सॉल्युबल है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस अपने आप होगी, सॉल्युबल हो गया, ठीक है। लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो मतलब डेल्टा एच रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या है रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई and it is not going to be that much spontaneous, तो इतना ज्यादा soluble नहीं होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच रिएक्शन इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं। अब लिथियम फ्लोराइड के लिए, राइट, दोनों में अगर देखा जाए तो लिथियम फ्लोराइड के लिए इसके स्मॉल साइज है, साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है, हाइड्रेशन भी ज्यादा है, बट लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी कंपैरिजन में, इसलिए ये इनसॉल्युबल है, मतलब उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। सीजियम आयोडाइड में भी सेम थिंग है, दोनों का साइज बड़ा है तो दोनों कम है, हाइड्रेशन भी कम है, लैटिस भी कम है,
पर हाइड्रेशन एनर्जी अभी भी लैटिस एनर्जी से कम है, इसलिए ये सीजियम हाइड्राइड लेस सॉल्युबल है. सो दिस व्हाई दे आर सेइंग कि लिथियम फ्लोराइड तो लेस सॉल्युबल है बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी, और सीजियम हाइड्राइड लेस सॉल्युबल है ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है. अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, ये ठीक है. लिथियम सॉल्युबल इज इन pyridine आल्सो. दैट इज टेलिंग यू द कोवेलेंट बिहेवियर, है ना, कि लिथियम क्लोराइड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल है. सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड. ठीक है. तो ऑक्सो एसिड मतलब क्या हो गया, ऑक्सी एसिड से निकल के आ रहे हैं, जैसे HClO, HClO2, राइट, HClO3, HClO4, H2SO4, राइट, H3PO4, ये सब. तो इनसे आपने सॉल्ट देखे हुए हैं सारे के सारे, है ना, सोडियम फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोरेट, लाइक दैट, कार्बोनेट. So oxo acids are those in which the acidic proton is on hydroxyl group. ठीक है. तो ऑक्सी एसिड कैसे होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ना, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर नॉन मेटल, ऐसा. with an oxo group, okay, is on hydroxyl group with an oxo group attached to the same, let's say, atom, example carbonic acid, ये सब हो गया. Okay. Alkali metals form salt with the all oxo acids. They are generally soluble in water, thermally stable. They are carbonates. In most cases, hydrogen carbonates are highly stable, let's say to heat. ठीक है. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेनली कार्बोनेट, ठीक है, एंड हाई कार्बोनेट्स जो है वो हाईली स्टेबल टू हीट. का मतलब क्या है कि इनको जैसे बाकी सारे कार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, है ना. ये पॉइंट का मतलब क्या है कि हाईली स्टेबल टू हीट का मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स हैं वो केवल सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब MgHSO3, MgHCO3 होल ट्वाइस. अगर आप इसको हीट करने लग जाओगे तो ये डिकम्पोज होके MgOH होल ट्वाइस में चला जाएगा. रिमेंबर, टेम्परेरी हार्डनेस. कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा, राइट. तो इसका PPT ऐसे बनने लग जाएंगे ये. तो इनको कभी भी आप सॉलिड स्टेट में नहीं निकाल सकते. सॉलिड स्टेट में निकालने का क्या मतलब है कि हमने हीट किया और ये ऐसे इवेपोरेट हो गया सारा का सारा वाटर. ठीक है. तो अगर ये ऐसे इवेपोरेट हो गया, राइट, यहाँ पे, तो फिर ये वी कैन से कि ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन जाएगा.